हाँ जी, स्टार्ट करते हैं क्लास को। अपन की पहले चैप्टर में से दो थ्योरम बची हुई है, 1.28 और 1.29। ठीक है ना। डेंसिटी प्रॉपर डेंसनेस प्रॉपर्टी जो है, सघनता प्रगुण जो है, वो अपना बचा हुआ है, बाकी सारा अपन ने पहले करवा दिया था। ठीक है ना। तो डेंसनेस प्रॉपर्टी अपन को पढ़नी है। अंग्रेजी भाषा में बात करें तो डेंसनेस प्रॉपर्टी, और हिंदी भाषा में अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सघनता प्रगुण बोलते हैं। हिंदी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, सघनता प्रगुण कहा जाता है। तो हेडिंग डालिएगा आप सघनता प्रगुण, डेंसनेस प्रॉपर्टी। अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए आप सघनता प्रगुण। सघनता प्रगुण को अंग्रेजी में बोला जाता है डेंसनेस प्रॉपर्टी। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, डेंसनेस प्रॉपर्टी, सघनता प्रगुण। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, डेंसनेस प्रॉपर्टी। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिएगा। पहले देखो, एक नंबर का सवाल बनता है यहां पर। एक नंबर का प्रश्न तो ये बनता है, एक तो कि आपसे वो ऐसे पूछेगा, एक नंबर में सघनता प्रगुण को लिखिए। एक नंबर में क्या पूछेगा आपसे, क्या बोलेगा, सघनता प्रगुण को लिखिए। डेंसनेस प्रॉपर्टी जो है वो आपको लिखनी है। क्या लिखनी है आपको, डेंसनेस प्रॉपर्टी। तो पहले तो मैं एक नंबर के प्रश्न में क्या लिखना है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है ना। सघनता प्रगुण लिखिए, सघनता प्रगुण के बारे में बताइए। अगर ये आपसे कहा जाए तो इसमें पहला पॉइंट डालिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा। और पहले पॉइंट में लिखो, किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य, किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। क्या लिखना है आपको, किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। पहला पॉइंट तो ये लिखना है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप इसी के साथ में, इसके नीचे पॉइंट नंबर 2 डाल दें। पॉइंट नंबर 2 में आप लिखें, किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य, किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। अनंत क्या विद्यमान होती हैं, अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, अगर आपसे ये चीज पूछी जाए, सघनता प्रगुण लिखिए, या अंग्रेजी में आपसे बोला जाए डेंसनेस प्रॉपर्टी लिखिए, तो ये दोनों पॉइंट अपन को बताने कि कोई भी दो रियल नंबर लेंगे अपन, कोई भी दो क्या लेंगे, रियल नंबर। तो कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। और दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत क्या विद्यमान होती हैं, अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। अब इनको अपन प्रूव भी करेंगे, इनको अपन क्या करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। तो प्रमेय नंबर लिखिएगा 1.28। ये तो मैंने डेंसनेस प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझाया। अब लिखिए आप प्रमेय नंबर 1.28। और प्रमेय नंबर 1.28 में क्या चीज अपन को सिद्ध करनी है वो चीज अपन समझेंगे। ठीक है ना। और प्रमेय नंबर 1.28 को समझने से पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जो इन दोनों प्रमेयों में विशेष रूप से हमारे काम आएंगी। और ये दोनों प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक साल छोड़ के एक साल एक आती है और एक साल एक आती है। इन दोनों प्रमेयों में से, प्रमेय नंबर 1.28 में से और 1.29 में से, एक साल एक आती है और एक साल एक आती है। तो दोनों में से एक ना एक प्रमेय निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलने वाली है। ठीक है ना। तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पिछली क्लासेस के अंदर, परसों के दिन जब अपन ने क्लास ली थी, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने।
उस आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से इसको, इन दोनों स्टेटमेंटों को हम सिद्ध करेंगे। आर्किमीडियन गुणधर्म हमने क्या बताया, ये हमें रटा हुआ समझा हुआ होना चाहिए कि x कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लें और y कोई भी क्या लें, पॉजिटिव रियल नंबर लें, तो कोई ना कोई प्राकृत संख्या स्मॉल n विद्यमान होती है कि nx का मान किससे बड़ा हो जाए, y से बड़ा हो जाए। ऐसा कोई ना कोई n का मान अवश्य विद्यमान होता है, ऐसा कोई ना कोई प्राकृत संख्या स्मॉल n अवश्य विद्यमान होती है जिसके लिए nx का मान किससे बड़ा होता है, y से बड़ा होता है, जिसके लिए nx की वैल्यू किससे बड़ी होती है, y से बड़ी होती है। इस तरह से n का कोई ना कोई मान निश्चित रूप से विद्यमान होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी। और इसी गुणधर्म का दुरुपयोग करते हुए आज अपन इन दोनों प्रमेयों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों प्रमेयों को हम लोग समझेंगे। यहां x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकती है और यहाँ y का मान भी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर अब पहली जो प्रमेय नंबर 1.28 है उसको सिद्ध करना है। तो प्रमेय 1.28 डाल करके उसका स्टेटमेंट लिखिएगा कि किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। ये चीज अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब देखो, इसके लिए पहले दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्या तो माननी पड़ेंगी अपन को। दो भिन्न भिन्न क्या माननी पड़ेंगी, वास्तविक संख्या। तो हमने मान लिया इसके अंदर कि माना दो भिन्न वास्तविक संख्याएं, दो भिन्न वास्तविक संख्याएं स्मॉल a तथा स्मॉल b है, जहां स्मॉल a लेस देन स्मॉल b। हमने दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्या जो हैं, दो डिफरेंट रियल नंबर जो हैं, वो हमने क्या मान लिए, स्मॉल a और स्मॉल b मान लिए कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्या हमारे पास a है और b है, और इनमें भी a का मान छोटा है और b का मान बड़ा है। स्मॉल a लेस देन क्या है, स्मॉल b है। ये चीज हमने यहां पर मान ली, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब a का मान b से छोटा है तो b माइनस a ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। b माइनस a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। b माइनस a का मान पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई। तो पहले यहां तक इस लाइन को लिखिएगा, फिर इसके आगे की लाइन को मैं सेट करवाऊंगा कैसे लिखनी है आपको। जल्दी से यहां तक लिख दें आप लोग, जल्दी से। बेटा माइक बंद रख, माइक बंद रख तेरा। विनायक, तेरे को दिक्कत हो तो ऑफलाइन ही आ जाए कर, बगल में ही रहता है तू, आ जाए कर यहीं पर। तो बदल ले होते ना, मकान को दूर ले गोगा सरका के। चलो लिख दिया यहां तक। अब लिखो इसमें नीचे, आर्किमीडियन गुणधर्म से, आर्किमीडियन गुणधर्म से हम जानते हैं कि आर्किमीडियन गुणधर्म से हम जानते हैं कि for all x belongs to r plus comma y belongs to r plus there exists small n belongs to capital N such that nx greater than y। ये चीज लिख दो
ये चीज मैंने यहां पर लिख दी, इसको लिखवा भी दिया ताकि दोबारा जब प्रमेय पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस नियम को हमने काम में लिया है। तो इस तरह से चीजें, कोई चीज काम में लेते हैं ना तो उस तरह से अपन लिख भी सकते हैं। हालांकि इस लाइन को हम नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को नहीं भी लिखें तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समझने, अपने समझने के हिसाब से हमने लिख ली इसको, और एग्जाम में दिखाने के हिसाब से भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये हम जानते हैं, ये आर्किमिडियन गुणधर्म होता है कि x का मान कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, y का मान कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो कोई ना कोई स्मॉल n कैपिटल N में अवश्य विद्यमान होता है, जिसके लिए nx का मान किससे बड़ा होता है, y से बड़ा होता है। अब इस तरह से होता है तो यहां पर हम लिखेंगे कि यहां x इक्वल टू कितना ले लें हम, b माइनस ए। ये जो x का मान है, x का मान b माइनस ए पॉजिटिव ही तो है, तो मैंने कहा यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप। x का मान कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, और y का जो मान है वो भी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। तो हमने यहां पर x इक्वल टू कितना ले लिया, b माइनस ए ले लिया, ठीक है ना। x बराबर तो ले लें b माइनस ए, और y बराबर कितना ले लें, 1 ले। तो आर्किमिडियन गुणधर्म से, तो आर्किमिडियन गुणधर्म से क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कोई ना कोई स्मॉल n का मान विद्यमान होगा, सच दैट क्या बन जाएगी लाइन, ये n इंटू बी माइनस ए ग्रेटर देन 1, इस तरह से कोई मान विद्यमान होगा। अब ये n b माइनस एन एक्स ग्रेटर देन y होता है ना, तो y का मान हमने 1 लिया है और x का मान हमने क्या लिया है, b माइनस ए लिया है। तो आर्किमिडियन गुणधर्म से ये वाली बात बोल सकते हैं हम कि एन बी माइनस ए किससे बड़ा होगा, 1 से। अब इसका मतलब क्या है, एन बी माइनस एन ए ग्रेटर देन 1। अब माइनस का जो एन ए आएगा, माइनस का जो एन ए होगा, उस माइनस के एन ए को इधर ले जाएं, माइनस के एन ए को कहां ले जाएं, आरएचएस में। तो इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एन बी ग्रेटर देन एन ए प्लस 1 लिख सकते हैं कि एन बी का मान किससे बड़ा होगा, एन ए प्लस 1 से बड़ा विद्यमान होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक पहुंचा, जल्दी से यहां तक की चीजें नोट करो फटाफट से, जल्दी से यहां तक की चीजों को आप लोग लिख दें कि इस तरह से हमारे पास n का मान विद्यमान है कि एन बी का मान एन ए प्लस 1 से बड़ा है। लिखने की स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे सभी लोग, फटाफट फटाफट से लिखते चलेंगे। हाँ जी, हो गया सबका। चलिएगा अब नीचे लिखिएगा, यहां पे लिखो, हम जानते हैं कि, अब लिखिएगा, हम जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, हम जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य विद्यमान होती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य विद्यमान होती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य विद्यमान होती है। ये चीज मैंने आपको सिद्ध करवाई थी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो दो लगातार पूर्णांकों के बीच में विद्यमान होती है कि नहीं। तो नीचे लिखो, अतः एक अद्वितीय पूर्णांक स्मॉल m, अतः एक अद्वितीय पूर्णांक स्मॉल m इस प्रकार से अवश्य विद्यमान होगा कि, अतः एक अद्वितीय पूर्णांक स्मॉल m इस प्रकार से अवश्य विद्यमान होगा कि, एक अद्वितीय पूर्णांक स्मॉल m इस प्रकार से अवश्य विद्यमान होगा कि
कैसे विद्यमान होगा, जरा उस चीज को अपन देखें। एक अद्वितीय पूर्णांक किस तरह से विद्यमान होगा कि अब यहां पर ध्यान देना, जो Na है, ये Na जो है ये वास्तविक संख्या ही तो है। Na एक क्या है, वास्तविक संख्या। तो n एक m से छोटा है और m-1 से बड़ा है। इस तरह से कोई ना कोई m विद्यमान होगा। क्यों विद्यमान होगा? क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि Na एक रियल नंबर है, Na एक वास्तविक संख्या है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या दो लगातार पूर्णांकों के बीच में विद्यमान होती है। जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में है, तो m किसको माना है, 3 को, तो m-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और 5 के बीच में है तो m किसका काम कर रहा है, 4 का काम कर रहा है। 5 और 6 के बीच में तो m किसका काम कर रहा है, 6 का काम कर रहा है। तो दो लगातार पूर्णांक m-1 और m ही तो होंगे। तो Na का जो मान है वो किसके बीच में विद्यमान होगा, m-1 और m के बीच में विद्यमान होगा। बात सही है। अब ध्यान देंगे, इसको अपन समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं यहां पर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो और इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 2 दे दो साहब। ठीक है ना। अब एक बात देखो, समीकरण 1 व 2 से क्या बात सामने आएगी, जरा वो देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से NB का मान किससे बड़ा है, Na+1 से। NB बड़ा है किससे, Na+1 से। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, Na+1, यहां Na का मान m से छोटा है, Na का मान किससे छोटा है, m से, और m जो है वो Na के जस्ट बाद में आने वाला पूर्णांक है। तो अगर Na में 1 बढ़ा दूंगा, मुझे ये बताओ Na+1 में और m में कौन बड़ा होगा। ये कौन सी यूनिट का है बेटा, ये रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर चल रहा है भुवनेश भैया। रियल एनालिसिस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चल रहा है, ठीक है ना, लास्ट चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा पहला चैप्टर रियल एनालिसिस का। ठीक है। तो ये बताओ यहां पर Na+1 में और m में कौन बड़ा है। नेत्रा माइक बंद कर। Na+1 में और m में कौन बड़ा है भाई, Na+1 बड़ा होगा ना। क्यों बड़ा होगा, देखो सीधी सी बात अपन देखें, यहां मान लो 2 है और यहां 3 है और इसके बीच में कोई संख्या है, इसमें अगर अपन 1 जोड़ेंगे तो 1 छलांग लगेगी तो 3 के बाद ही तो जाएगा ये मान यहां पर। तो यहां पर अपना m-1 है और यहां m है, m है, और बीच में यहां पर कौन है, n है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये इसके छलांग लगा के इसके आगे तो जाएगा, 1 तो बढ़ेगा कम से कम, पहले थोड़ी रहेगा m से। तो ये बात यहां पर समझने की है कि Na+1 जो है वो किससे बड़ा होगा बेटा, m से बड़ा होगा। Na+1 इज ग्रेटर देन m। तो Na+1 जो है वो किससे बड़ा है, m से बड़ा है। Na+1 इज ग्रेटर देन कितना हो गया, m हो गया साहब। अब Na+1 का मान m से बड़ा है और हम ये बोल रहे हैं कि m की वैल्यू Na से बड़ी है कि नहीं है। m की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, ठीक है ना। ये जो मान है इसके बराबर हो सकता है और ये मान किससे बड़ा है, Na से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू Na, क्योंकि m ग्रेटर देन इक्वल टू Na यहां बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अब अपन तो इस पे फोकस करें, इस पे फोकस करें और इस पे फोकस करें। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि m का जो मान है, स्मॉल m का जो मान है वो Na से बड़ा है और किससे छोटा है, NB से छोटा है। इसको ग्रेटर देन Na अपन यूं बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में अपन ये लगा सकते हैं। तो यहां पर Na का जो मान है, ठीक है ना, यहां पे इस तरह से लिख लो, इसको बराबर मत लगाओ। भाई नेत्राम क्या हो गया तेरे को, कौन डिस्टर्ब कर रहा है तेरे को, है? अरे नेत्राम डिस्टर्ब मत हो भाई, ध्यान दे पढ़ाई में। तो NB बड़ा है किससे, m से, और m बड़ा है किससे, Na से। अपन इस वाले से तो बात कर ही नहीं रहे, Na+1 से। तो इससे अपन यूं समझ सकते हैं, मैं उसको उल्टा लिखूंगा। यहां हम कह रहे हैं NB बड़ा है m से और m बड़ा है Na से। अब मैं लिखूंगा Na छोटा है m से और m छोटा है NB से। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई किसी को? यहां तक बात समझ में आई सभी को? बात बोलिए,
ये बात समझ में आई, यस और नो? ठीक है। अब स्मॉल एन जो है, स्मॉल एन जो है वो एक पूर्णांक है। स्मॉल एन एक पूर्णांक तो है, पॉजिटिव पूर्णांक है। और स्मॉल एम, तो स्मॉल एम एन जो है वो एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव संख्या का असमीका में भाग दिया जाए, इनइक्वलिटी में भाग दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एन का सम में भाग दे दो, भाग दे देंगे तो यहां रह जाएगा ए लेस देन एम बटे एन, और लेस देन कितना हो जाएगा बी। एम एक पूर्णांक है और एन भी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी बताओ? पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? होगी। इस परिमेय संख्या को क्यू नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? क्यू। इसको बोल देते हैं ए लेस देन क्यू लेस देन बी। तो यहां पर एक बात समझ में आई, हमने दो संख्या ली थी ए और बी, तो ए और बी के बीच में क्या आ गई? एक परिमेय संख्या विद्यमान है। अपन को अनंत सिद्ध करनी है। कितनी सिद्ध करनी है? अनंत। अभी आई कितनी है? एक। अब एक की अनंत कैसे बनेगी वो जादू देखना, वो जादू दिखाऊंगा अभी आपको मैं, ये कमाल करके बताएंगे अपन एक से अनंत कैसे बनती है। पहले यहां तक की चीजों को ऊपर से फिर से समझें, एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। हमको कहा गया था कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं स्मॉल ए और स्मॉल बी हमारे पास में हैं, जिसमें हमने स्मॉल ए को छोटा माना, स्मॉल बी को हमने बड़ा माना। स्मॉल ए छोटा है, स्मॉल बी बड़ा है, ऐसा हमने माना। अब बी बड़ा है तो बी माइनस ए पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने लिखा आर्किमिडियन गुणधर्म से ये बात अपन जानते हैं। कौन सी बात जानते हैं? कि x का मान कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, y का मान कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो कोई ना कोई स्मॉल n का मान कैपिटल N में अवश्य विद्यमान होता है, जिसके लिए nx बड़ा होता है किससे? y से। तो इस प्रॉपर्टी में हमने x की जगह किसको काम में लिया? b माइनस ए को। y की जगह किसको काम में लिया? एक को। तो कोई ना कोई n हमारे पास विद्यमान हुआ, nx, x का मान b माइनस और y का मान एक। यहां x का मान और y का मान कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, तो हमने ये काम में ले लिया। या एन बी माइनस एन ए, माइनस के एन ए को लेगा इधर, तो एन बी बड़ा हो गया किससे? एन ए प्लस वन से। फिर यहां पर एक कंसेप्ट हमने काम में लिया था कि प्रत्येक रियल नंबर दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में विद्यमान होता है। जब प्रत्येक रियल नंबर दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में विद्यमान होता है, तो एन ए का मान हमने किस किस के बीच में मान लिया? एम माइनस वन और एम के बीच में मान लिया। अब इन दोनों समीकरणों से इससे हमने देखा एन बी का मान बड़ा है किससे? एन ए प्लस वन से। और एन ए एम माइनस वन और एम के बीच में, तो एन ए प्लस वन जो है वो एम से क्या हो जाएगा? बड़ा। और एम किससे बड़ा है? एन ए से बड़ा है कि नहीं? तो ये इससे बड़ा हो गया। अब इसको छोड़ दिया, एन भी बड़ा हो गया एम से और एन ए से बड़ा हो गया। इसको उल्टा करके लिख दिया हमने इस तरह से, ये वाला। इसमें क्या है कि एन ए किससे छोटा है? एम से। तो एन ए में अपन मैंने बताया एक जोड़ेंगे तो ये एम से क्या हो जाएगा? बड़ा। तो एन ए प्लस वन किससे बड़ा हो गया? एम से। और एम जो है वो किससे बड़ा है? एन ए से। तो एम बड़ा हो गया किससे? एन ए से। या एन भी बड़ा है एम से और एम बड़ा है एन ए से। इसको हम यूं भी तो बोल सकते हैं एन ए छोटा है एम से और एम छोटा है एन बी से, वो हमने यहां पर लिख दिया। और एन का क्या दे दिया हमने? भाग, तो ये आ गया। और एम बटे एन क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसको क्यू लिख दिया, है कि नहीं? यहां तक लिखो फटाफट, फिर नीचे की हिंदी लिखेंगे अपन। जल्दी से यहां तक की चीजों को लिख दो फटाफट से, फुर्ती से। चलिए इसके बाद में लिखिएगा, अतः दो वास्तविक संख्याओं स्मॉल ए व स्मॉल बी के मध्य, अतः दो वास्तविक संख्याओं स्मॉल ए व स्मॉल बी के मध्य एक परिमेय संख्या क्यू विद्यमान है।
दो वास्तविक संख्याओं स्मॉल a व स्मॉल b के मध्य एक परिमेय संख्या q विद्यमान है। एक परिमेय संख्या q विद्यमान है। बात समझ में आई? अभी देखो, अभी इस प्रमेय से अनंत कैसे करनी है। एक वास्तविक संख्या a यहां पर है और एक वास्तविक संख्या b यहां पर है और इनके बीच में क्या विद्यमान है? q विद्यमान है, परिमेय संख्या। अभी हमने क्या सिद्ध किया है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या विद्यमान होती है। तो इसी प्रकार अब मैं a को और q को ले लूं ना। अभी मैंने किसको लिया? a और b को लिया। तो a और b के बीच में एक परिमेय संख्या आई कि नहीं आई? तो अब मैं वास्तविक संख्या कौन कौन सी लूं? a और q। तो इनके बीच में भी एक वास्तविक संख्या आ जाएगी q1, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में दो वास्तविक संख्याओं के बीच में क्या विद्यमान होती है? एक परिमेय संख्या। तो a और q के बीच में भी तो एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? यस और नो? हाँ भाई, होगी ना। और ऐसे ही q और b, ये दोनों भी दो वास्तविक संख्याएं हैं। जब ये दोनों भी दो वास्तविक संख्याएं तो इनके बीच में भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी q2, है कि नहीं? मतलब इसी प्रोसेस को अपन एक बार और करें जो अभी करी थी, तो कितनी परिमेय संख्या हो गई? 3। अब इसी से अब a और q1 के बीच में आ जाएगी एक, ऐसी q1 और q के बीच में आ जाएगी, फिर q और q2 के बीच में आ जाएगी और q2 और b के बीच में आ जाएगी। मतलब इस प्रोसेस को बार बार अगर दोहराते जाएंगे तो a और b के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी? आ जाएंगी ना। तो नीचे लिखिएगा इसी तरह से, इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि स्मॉल a तथा स्मॉल q, स्मॉल a और स्मॉल a तथा स्मॉल q एवं स्मॉल q तथा स्मॉल b के मध्य, स्मॉल a तथा स्मॉल q एवं स्मॉल q तथा स्मॉल b के मध्य परिमेय संख्याएं q1 व q2 विद्यमान होंगी। के मध्य परिमेय संख्याएं q1 व q2 विद्यमान होंगी। के मध्य परिमेय संख्याएं q1 व q2 विद्यमान होंगी। फिर लाइन चेंज करके लिखना, इस विधि का बार बार प्रयोग करने पर, इस विधि का, इसकी अपन ये लिख रहे हैं ना, इस विधि का, इसके पहले आप चाहो तो इस तरह से एक लाइन लिख दो, ये चित्र बना देना, ये वाला इस तरह से बनाना चाहो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। ये गोले मत बनाना, बस यहाँ q1 था यहाँ q2 था। तो इसका मतलब क्या हुआ? a से बड़ा कौन है? q1। a और q के बीच में कौन आया? q1। और q और b के बीच में कौन आया? q2। मतलब a और b के बीच में कितनी संख्या हो गई? अब 3 हो गई। ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना दो, थोड़ा सा ठीक लगेगा। और ये लिख दो कि a का मान q1 से छोटा है, q1 का मान q से छोटा है, q का मान q2 से छोटा है और q2 का मान b से छोटा है। और ये q1, q और q2 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। लिख दिया आपने। फिर नीचे लिखो, इस विधि का बार बार प्रयोग करने पर, इस विधि का बार बार प्रयोग करने पर दोनों वास्तविक संख्याओं स्मॉल a तथा स्मॉल b के मध्य, दोनों वास्तविक संख्याओं स्मॉल a तथा स्मॉल b के मध्य, दोनों वास्तविक संख्याओं स्मॉल a तथा स्मॉल b के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई सभी को ये प्रमेय? बताइए यस और नो में कमेंट करके। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस नो में बताएं किन किन को ये बातें समझ में आ गई है, या हैंड रेज करके बता सकते हैं आप। जिन जिन को बातें समझ में आ गई है वो हैंड रेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से। और किसी को कोई तकलीफ हो, कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लें आप लोग।
ठीक है, चलिए कमेंट देखो, रिप्लाई सभी लोग जरूर करें ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए आप सभी लोगों का एक्टिव रहना, रेस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है, ताकि अच्छे से सभी के बारे में पता लग सके कि कितने लोगों तक हमारी बात पहुंच पा रही है। सर ये थोड़ा कंसेप्ट और समझा दो। क्या नाम बेटा आपका, कौन बोल रहा है ये? राणा जी, हाँ सर। क्या कंसेप्ट समझाऊं, बता। दो बार तो बता दियो मैंने यार। सर एग्जांपल के साथ समझा दो, थोड़ा एग्जांपल के साथ। कौन सा एग्जांपल से मतलब? ये मतलब ये ए और बी के बीच में कैसे, मतलब अक्कर संख्या कैसे? ए, जैसे ये ए अपन ने जो क्यू निकाला, अपन ने ये निकाला था ना, ए लेस देन क्यू लेस देन बी है, ये बताया था मैंने। ए क्यू का मान ए और बी के बीच में, ये समझ में आया तेरे को? हाँ ये तो आ गया। और क्यू परिमेय संख्या है, तो यहां से ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई, बता। हाँ एक परिमेय संख्या हो गई। हो गई। अब जैसे ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या हुई है, ऐसे ए और क्यू के बीच में एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। ये पहले ए थी, यहां बी थी, अब ए और बी के बीच में एक क्यू आ गई, तो ए और क्यू के बीच में कौन होएगी? क्यू1 होएगी। और क्यू और बी के बीच में कौन होएगी? क्यू2 होएगी। सही है बात? कितने होगी अब ए और बी के बीच में? कितने हो गई? 3। हो गई। अब ऐसे ही ए और क्यू1 के बीच में, ए और क्यू1 के बीच में कोई क्यू3 होएगी। सही है ना भाई? हाँ। और क्यू1 और क्यू के बीच में क्यू4 होएगी। हाँ सही है। और क्यू और क्यू2 के बीच में क्यू5 होएगी। और यहां क्यू6 होएगी। फिर निकाल ले इनके बीच में, कर तो ही जा जब तक तेरी जिंदगी नहीं बीते। जब तक जिंदगी बीत जाएगी ये नहीं बीतेंगे भाई साहब। सही है ना? तो कितने हो गई ये? अपरिमेय अनंत हो गई परिमेय संख्या। आई बात समझ में? अब आगे सर आगे। अच्छे से, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची आगे। चलो अगली प्रमेय लिखो अब 1.29। इसमें तो हमने क्या सिद्ध किया कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है, ये बात अपन ने सिद्ध करी। अब अपन सिद्ध करेंगे कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। तो प्रमेय नंबर 1.29 का 1.29 का स्टेटमेंट लिखें, कथन लिखें। क्या है कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य, दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं, ये बात सिद्ध करनी है। और ये दोनों ही प्रमेय किस नाम से जानी जाती है? सघनता प्रगुण के नाम से जानी जाती है, डेंसनेस प्रॉपर्टी के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? डेंसनेस प्रॉपर्टी, सघनता प्रगुण के नाम से इनको जाना जाता है। लिख दिया स्टेटमेंट सभी ने कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। अब इनको सिद्ध कैसे करेंगे वो अपने को समझना है, तो लिखिएगा। तो पहले तो दो वास्तविक संख्या मान लेते हैं ए और बी, कि माना दो वास्तविक संख्याएं, माना दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है। दो वास्तविक संख्या हमने कौन कौन सी मान ली? स्मॉल ए और स्मॉल बी। जहां स्मॉल ए छोटा है और स्मॉल बी बड़ा है। अब स्मॉल ए छोटा है, स्मॉल बी बड़ा है, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है कि नहीं? बी माइनस ए ग्रेटर देन 0 लिख दिया यहां तक सबने। इस लाइन को जल्दी से लिख दो, पिछले सवाल में भी अपन ने लिखी थी। और इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो जो लाइन अपन ने पिछले सवाल में लिखी थी, पिछली प्रमेय में, वही दोबारा लिख दो। आर्किमिडियन गुणधर्म से हम जानते हैं कि, आर्किमिडियन गुणधर्म से हम जानते हैं कि प्रत्येक
हम जानते हैं कि प्रत्येक, या फॉर ऑल लिख दो गणित में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस y बिलोंग्स टू r प्लस देयर एग्जिस्ट स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट nx ग्रेटर देन y। ये अपन जानते हैं आर्किमिडियन गुणधर्म से कि x का मान कोई भी r प्लस में से लें, y का मान कोई भी r प्लस में से लें, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर स्मॉल n ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए nx किससे बड़ा होगा, y से बड़ा होगा, है कि नहीं। अब यहां x बराबर तो लेंगे हम b माइनस ए। अब अपन ने परिमेय वाले में तो y का मान क्या लिया था, 1 लिया था, यहां y का मान हम क्या ले रहे हैं, √2। ये थोड़ा सा अपने को मेमोराइज रखना पड़ेगा, ये हमें यहां पर याद रखनी पड़ेगी बात, तब जाकर के अपन चीजों को सिद्ध कर पाएंगे। यहां हमने y का मान क्या लिया है, √2 लिया है, और पिछले सवाल में हमने 1 लिया था। तो अब x बराबर b माइनस है, ये पॉजिटिव है, √2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट nx, x कितना हो गया, b माइनस है, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, y, बोले तो √2। कोई ना कोई स्मॉल n हमारे पास इस तरह से विद्यमान होगा कि n b माइनस ए किससे बड़ा है, √2 से, n का भाग दे देंगे, तो इसका मतलब b माइनस ए बड़ा हो जाएगा किससे, √2 बटे n से हो जाएगा। इसका मतलब b जो है, a को इधर ले आए तो b किससे बड़ा हो जाएगा, a प्लस √2 बटे n से बड़ा हो जाएगा। b किससे बड़ा हो जाएगा, a प्लस √2 बटे n से बड़ा हो जाएगा। अब एक बात समझो, छोटी सी एक बात मुझे बताओ, एक तो मैंने लिखा x और एक मैंने लिखा x/2, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, x बड़ा है, सर। x बड़ा है और x/2 छोटा है। ये चीज तो समझ में आ रही है ना, ये तो कितनी आसानी से समझ में आ गई है ना। और अब मैं ये लिख दूं √2 बटे n और यहां लिख दूं √2 बटे 2n। अब बताओ कौन बड़ा है, अब नहीं दिख रहा, इसी बात को लिखा है मैंने, इसमें x की जगह पर क्या लिख दिया, √2 बटे n। ये x ही तो है, ये x, ये अगर x है तो ये मान x/2 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वाला मान इससे क्या होगा, बड़ा। ये चीज जब डायरेक्ट देखते हैं ना तो दिखती नहीं है बच्चों को, साहब ई ऐसा कैसे होगा, ई ऐसा कैसे लिख दी तुमने। √2 बटे n जो है ये बड़ा होता है बच्चों किससे, √2 बटे 2n से। बात समझ में आ रही है। और दोनों तरफ मैं a जोड़ दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, असमीका के दोनों पक्षों में कोई समान संख्या अगर जोड़ी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो साहब b बड़ा है किससे, a प्लस √2 बटे n से, और a प्लस √2 बटे n किससे बड़ा है, a प्लस √2 बटे 2n से। ये बड़ा है a प्लस √2 बटे 2n से। ये बात समझ में आई। और ये वाला जो मान है ये a से बड़ा है कि नहीं है, ये 2n कहां से आया वाला है, हवाल तो बताई मैंने बात। यह मान ऐसे बड़ा नहीं है, तो यही तो लिखी है मैंने, ये चीज लिखी है। अब ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्यों लिखी है उसका कारण समझ में आएगा अभी, क्यों लिखी है इसका रीजन अभी आपको आगे समझ में आएगा। पहले ये समझो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि b बड़ा है a प्लस √2 बटे n से, और a प्लस √2 बटे n जो है ये बड़ा होगा a प्लस √2 बटे 2n से, और ये किससे बड़ा है, a से। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, आ गई। यहां तक छापो, जल्दी से छाप दो, फुर्ती से यहां तक, यहां तक फटाफट छाप दो साहब, बिना कोई देरी करे। अब देखिएगा इसके बाद में यहां तक पहुंचने के बाद, अब देखो ये बीच में ये दोनों चीजें लिखने के पीछे कारण क्या था मेरा, इन दोनों से अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध होगी। अब मैं देखो ये वाली मान बड़े मान में से छोटे मान को घटाता हूं, अब मैं a प्लस √2 बटे n में से,
किसको माइनस कर दें, a प्लस रूट 2/2n को अगर माइनस कर दें, इसमें से इसको क्या करा मैंने, घटाया, है कि नहीं। तो घटाने पर क्या आएगा, यहां लिख देंगे अब a से तो a कट जाएगा, ये एक तरह से क्या है x, ये x है तो ये क्या है x/2, और एक x में से आधा x जाएगा तो क्या बचेगा, आधा x। तो √2/n में से √2/2n को घटाओगे तो √2/2n घटेगा कि नहीं घटेगा, बचेगा। ये मान √2/2n के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इन दोनों का डिफरेंस सही है। अब ये √2/2n, हाँ ये बात समझ में आ गई। अब ये बताओ कि √2/2n जो है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, आंधे को भी दिख रही है ये बात। तो √2 अपरिमेय है, पूर्णांक नहीं है, बटे में पूर्णांक है, और नॉन पूर्णांक में पूर्णांक को भाग देंगे तो अपरिमेय आएगी भैया, ठीक है ना। तो ये एक क्या है, ब्रैकेट में इसके लिख देंगे एक अपरिमेय संख्या। अब इसको देख करके कुछ कुछ हो रहा है क्या, इसको देख करके कुछ कुछ हो रहा होगा। देखो ये या में से या को घटायो और ये अपरिमेय संख्या आई। अब मोको न्यो बताओ, ये दोनों संख्या परिमेय हो सकती है क्या, a प्लस √2/n और a प्लस √2/2n दोनों परिमेय संख्या पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों परिमेय हो गई तो परिमेय में से अगर परिमेय को घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या आ ही नहीं सकती। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक निश्चित रूप से क्या है, अपरिमेय संख्या है, निश्चित रूप से इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या निश्चित रूप से क्या है भैया, इर्रेशनल संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई। तो ये लाइन लिख दी अपन ने, नहीं लिखी जल्दी लिखो फिर इस लाइन को, इस लाइन को लिखो फटाफट से। जल्दी से इस लाइन को लिख दो, a प्लस √2/n माइनस a प्लस √2/2n बराबर √2/2n, और ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, एक अपरिमेय संख्या, कि ये एक अपरिमेय संख्या है। लिख दिया। अब लिखेंगे आप इसके बाद में, क्या लिखेंगे इसके बाद में, अतः, अतः ये वाली संख्या लिखेंगे a प्लस √2/n, अतः a प्लस √2/n तथा फिर ये लिख देंगे a प्लस √2/2n, अतः a प्लस √2/n तथा a प्लस √2/2n में से कम एक, में से कम एक निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है, में से कम एक निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है, में से कम एक निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है, कम से कम एक निश्चित रूप से क्या है, अपरिमेय संख्या है। आ गई बात समझ में। माना वह संख्या स्मॉल r है। अब इन दोनों में से अगर मान लो ये अपरिमेय तो इसे r बोल देंगे, और ये अपरिमेय तो इसे r बोल देंगे। दोनों में से कोई ना कोई तो एक अपरिमेय है ही है। जो भी अपरिमेय उसको किससे निरूपित करें अपन, r से, ठीक है ना। इसे r से निरूपित करें तो ध्यान देना, ये वाली संख्या भी, इधर ध्यान दो, ये वाली संख्या भी और ये वाली संख्या भी, दोनों ही किसके बीच में, a और b के बीच में है या नहीं है। तो स्मॉल r जो है वो a और b के बीच में है या नहीं है, अपरिमेय संख्या। अतः स्मॉल a लेस देन r लेस देन b, लिख दो, अतः स्मॉल a लेस देन r लेस देन b। तो अब इससे ये बात समझ में आई कि नहीं, कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है कि नहीं। नीचे लिख दो, अतः दो वास्तविक संख्याओं के मध्य, अतः दो वास्तविक संख्याओं के मध्य एक अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है, अतः दो वास्तविक संख्याओं के मध्य एक
अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है। अतः दो वास्तविक संख्याओं के मध्य एक अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है। ठीक है ना। अब ये तो हमने a और b के बीच में अपरिमेय संख्या लाई। अब जैसे अपन ने पहले परिमेय वाले में किया था कि a और b के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई थी q, फिर a और q के बीच में भी तो एक परिमेय संख्या आई और q और b के बीच में भी आई। ऐसे ही अब a और r के बीच में एक क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या r1, और r और b के बीच में एक क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी r2, है कि नहीं। तो इसी लिखो, इसी प्रकार हम यह बता सकते हैं कि इसी प्रकार हम यह बता सकते हैं कि इसी प्रकार हम यह बता सकते हैं कि स्मॉल a तथा स्मॉल r, स्मॉल a तथा स्मॉल r एवं स्मॉल r तथा स्मॉल b एवं स्मॉल r तथा स्मॉल b के मध्य अपरिमेय संख्याएं r1 व r2 विद्यमान हैं। r1 व r2 विद्यमान है, जहां ये देना a और r के बीच में तो क्या है r1, तो a r1 लेस देन r, और r और b के बीच में क्या है r2, तो लेस देन ये आ जाएगा। जहां a r1 a लेस देन r1 लेस देन r लेस देन r2 लेस देन b। ठीक है ना। अब जैसे अपन ने उसमें लिखा था कि इस विधि को अब क्या करते जाए अपन, बार बार। ठीक है ना। तो लिखो, इस विधि को बार बार प्रयोग करने पर यह दर्शाया जा सकता है कि इस विधि को बार बार प्रयोग करने पर यह दर्शाया जा सकता है कि दो वास्तविक संख्याओं स्मॉल a व स्मॉल b के मध्य, दो वास्तविक संख्याओं स्मॉल a व स्मॉल b के मध्य, दो वास्तविक संख्याओं स्मॉल a व स्मॉल b के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान हैं। अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान हैं। आ गई बात समझ में। एक बार फिर से समझा देता हूं क्या चीज हमने इसके अंदर पढ़ी थी। सबसे पहले हमने दो वास्तविक संख्याएं ली a और b। a छोटा था किससे, b से, b माइनस ए ग्रेटर देन 0 लिया। ये हमारे पास आर्किमिडियन गुणधर्म था। इसको काम में लेने के लिए x का मान क्या लिया, b माइनस ए, और y का मान लिया √2। तो n b माइनस ए बड़ा हो गया किससे, √2 से। अब n b माइनस ए √2 से बड़ा है तो b माइनस ए किससे बड़ा हो गया, √2 बटे n से, और a को इधर ले गए तो b बड़ा हो गया a प्लस √2 बटे n से। अब ये और बताना है कि ये किससे बड़ा है, a प्लस √2 बटे 2n से। ये क्यों हुआ था ये मैंने साइड में आपको बताया था। उसको अगर भूल गए हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि अपन ने लिखा तो नहीं है, वो चीज वीडियो में है, लेकिन वहां से आप पता लगा सकते हो कैसे ये आया। ये इससे बड़ा हो गया, ये किससे बड़ा है, a से। अब इन दोनों का अगर अंतर निकाला जाए, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या आ रही है। इन दोनों का डिफरेंस एक अपरिमेय संख्या आ रही है। ये इस बात को बता रही है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है, और वो हमने क्या मान ली, r। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि a और b के मध्य एक अपरिमेय संख्याएं विद्यमान है। और इसी तरह से इस प्रोसेस को बार बार आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये सिद्ध हो रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं स्मॉल a व स्मॉल b के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। और इन दोनों प्रमेयों को किस नाम से जाना जाता है, डेंसनेस प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। आ गई बात समझ में, सभी को बात समझ में आ गई हो यहां तक तो कमेंट बॉक्स में यस सर नो सर लिख करके बताएं। कोई तकलीफ हो तो पूछ लें आप लोग जल्दी से, रिप्लाई फास्ट। रिप्लाई सभी लोगों का फास्टली मिले मुझे, ताकि पता लगे बात सभी को समझ में आ गई है। और कोई भी तकलीफ किसी को है यहां तक तो आप पढ़ लें, पूछ लें। ठीक है, यहां पर आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ये कंप्लीट होता है। रियल एनालिसिस का
फर्स्ट चैप्टर आपका यहां पर खत्म होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर सिस्टम का, रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2, द पॉइंट सेट थ्योरी। कल हम क्या स्टार्ट करेंगे? द पॉइंट सेट थ्योरी। रियल नंबर सिस्टम का, रियल एनालिसिस का सेकंड चैप्टर हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर रियल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्लासेज कोई भी मिस ना करें। लाइव क्लासेज में सभी लोग आएं, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स को बताएं जो भी लोग क्लासेज अपनी ज्वाइन करना चाहते हो। जो भी बच्चे अगर कोई डेमो क्लासेज लेना चाहता है तो आप उसको कल क्लास में बुला सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कल नया चैप्टर अपना स्टार्ट होगा, तो कल वो डेमो क्लास लेंगे तो उनको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आपके जो भी स्टूडेंट्स, आपके जो भी साथी डेमो क्लास लेना चाहें, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में जहां भी पढ़ रहे हो, इधर उधर कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है और वो अगर एक बार हमारी क्लास से देखना चाहता है, ये निश्चित रूप से आप तय मानिए, आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे एक बार वो हमारी क्लासेस देखेंगे, निश्चित रूप से उनको क्लासेस पसंद आएंगी, आपको ही पता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, ये आप तय मानना ये कहीं भी नहीं मिल रही है ना। आप टीचिंग वाइज क्वालिटी देख लीजिए, फीस वाइज आपको कब मिल रहा है, हर लाइव क्लासेस का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इन लेक्चर्स को आप दोबारा कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहें तो ऑफलाइन भी आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ दिनों की बात है, 10-15 दिनों की बात है। अगर नाइट के टाइम में दिक्कत आती है तो 10-15 दिन में सुबह का बैच खाली हो जाएगा हमारा 6 से 7 का पेपर थर्ड वाला, वो 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पेपर थर्ड अपना। तो पेपर फर्स्ट के लिए ऑफलाइन भी बच्चे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आना चाहें तो, ठीक है ना। और अगर कोई आपका साथी, ये हमने एक कोर्स और लॉन्च किया है अपने ऐप पर, अगर आपने देखा हो तो 10 रुपए का एक कोर्स है मात्र, ठीक है ना, और 10 रुपए का वो डेमो कोर्स है। 10 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। जब तक सामने वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्या वास्तव में चीजें हैं कि नहीं, मैं गलत जगह पे तो नहीं जा रहा हूं, किसी ने फंसा तो नहीं दिया है कि नहीं, तो लाइव क्लासेस किस क्वालिटी से चलती हैं अपनी, वो एक बार डेमो में आ सकता है। और 10 रुपए का अपना ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया है, बीएससी सेकेंड ईयर डेमो के नाम से, आप देखोगे तो मात्र 10 रुपए चार्ज है उसका, वो अभी 1-2 दिन ही अवेलेबल रहेगा। और उस कोर्स की वैलिडिटी 5 दिन है। उस कोर्स की वैलिडिटी क्या है, उस कोर्स की खास बात क्या है, वो डेमो के लिए बनाया है और डेमो के लिए उसमें 5 दिन का टाइम है। 5 दिन बाद वो कोर्स अपने आप खत्म हो जाएगा उस बच्चे का। और 5 दिन में लेकिन उसको सारे लेक्चर मिलते हैं, उसमें मैंने सारे लेक्चर्स अवेलेबल करवाए हैं। पेपर थर्ड की 4 यूनिट अवेलेबल करवाई है, उसमें 83 वीडियो है उस 10 रुपए के अंदर। 10 रुपए के लेक्चर में कितने लेक्चर हैं? 10 रुपए के कोर्स में 83 लेक्चर हैं, 83 लेक्चर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल एनालिसिस का कंप्लीट लेक्चर है। पेपर थर्ड में हमने जो भी अब तक पढ़ाया है वो सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन वो लेक्चर्स को वो बंदा केवल 2 ही बार देख सकता है। 2 बार जैसे ही ओपन करेगा, तीसरी बार वो लेक्चर ओपन नहीं होंगे, डेमो के लिए केवल टेस्ट करने के लिए बनाया है। और 5 दिन तक वो रहेगा, छठे दिन वो बंद हो जाएगा। तो कोई भी लेक्चर की, कोई भी चैप्टर के कोई भी लेक्चर की क्वालिटी वो देखना चाहे तो 10 रुपए के कोर्स से आराम से देख सकता है। 5 दिन तो मजे ले ही सकता है, 5 दिन आराम से पढ़ सकता है। तो अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास आप ये मैसेज शेयर करें, ये चीजें आप लोग भेजें, आप बताएं कि भाई 10 रुपए है, 10 रुपए वैसे भी कचौड़ी पकौड़ी खाने में अपन खर्च कर देते हैं। एक बार हमारे कहने से ही एक कोर्स को परचेज करके देख ले, ऐप पर जाकर के वो परचेज कर ले कोर्स को, स्टोर में जाकर के वहां से वो कोर्स परचेज करना है और 5 दिन आराम से होकर क्लासेस का मजा ले। और 5 दिन जब तसल्ली से कोई भी बंदा मजा लेगा, लेक्चर्स उसको डेफिनेटली पसंद आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसको मजा आ जाए। तो आपके जो भी फ्रेंड्स कहीं भी पढ़ रहे हो, पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में कहीं भी, गंगापुर में, गंगापुर के बाहर कहीं भी आपके जो भी फ्रेंड्स जहां भी स्टडी कर रहे हैं, उन सभी तक ये मैसेज पहुंचाएं और सभी को एक बार डेमो क्लास के अंदर आप लेकर के आएं। और आप चाहें तो उसको वो 10 रुपए का कोर्स परचेज करके वहां से भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है, ठीक है ना, और लाइव क्लास में यहां पर आ सकता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।